हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर आपका 78 होने वाला है। देखिए, इसके पहले आपका 77 टेस्ट आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। और अगर पीछे वाला टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, उसका आपको PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अभी भी आपके पास 15 दिन समय है, तो आप PDF लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। आज का जो टेस्ट होने वाला है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज सामान्य अध्ययन देखेंगे, कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी देखेंगे, कुछ मैथ भी देखेंगे और कुछ करेंट अफेयर भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो आपको सिलेबस में आपको दिया गया है उसके अनुसार। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज का जो पेपर में भी एक कटिंग आया था, उसमें हम वीडियो भी बनाए हैं कि जो आप सभी की एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई को होने वाला है। और अब इसमें डेट में बढ़ोतरी आपकी नहीं होने वाली है और बहुत सारे सेंटरों का भी यहाँ पर घोषणा कर दिया गया है। तो आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो क्लास होता है दोस्तों, डेली रात में 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। और ये जो नंबर है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो आप इस नंबर पे जुड़ने के लिए क्या करना है, जहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएगा। तो आपको 15 दिन में PDF के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। कम समय अब बचा है, तो इस नंबर पे आपको दोस्तों 351 का इसमें चार्ज है। 351 रुपये का इस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसी नंबर पर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक आपको सभी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। और अभी पर्सनली आपको जितने क्लास हो गए हैं सबका PDF नोट्स आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ये रहा हमसे जुड़ने का तरीका दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम जो चैनल है इसका नाम है आपको कैरियर परिवार। जी हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कैरियर परिवार है, ये आप ही सबका ग्रुप है। और इसमें अभी तक 2700 लोग जुड़ चुके हैं और सभी प्रधान शिक्षक के ही इसमें लोग हैं। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम में जाकर के कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा, मेरा ग्रुप आ जाएगा, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये जो अब जो आपका क्लास होगा ये रिवीजन के रूप में आपका क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि लगभग हर एक प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक से देख लिए हैं। अब जो क्लास होगा ये रिवीजन मात्र के रूप में होगा और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसको रिवीजन के रूप में हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर एक प्रश्न लगभग हमने डिटेल से बता दिया है, उसको काफ़ी निचोड़ करके बता दिया है, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आज का है कि एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है, बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग चैनल पर आ चुके हैं, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? मैंने कई बार बता चुका हूं कि एनीमोमीटर से ऑप्शन दिया गया है पानी के बहाव की गति, या पानी की गहराई, या पवन वेग, या फिर प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर से मापा जाता है दोस्तों पवन वेग, यानी पवन की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। तो याद रखिएगा, BPSC के द्वारा बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि किसी पिंड का भार जी हाँ, किसी पिंड का भार जो होगा वो अधिकतम कहाँ पर होगा, न्यूनतम कहाँ पर होता है, चलिए इसके बारे में आप बताइए। हाँ ना, कह रहा है कि पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है किसी पिंड का भार, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होती है। देखिए, तो किसी पिंड का जो भार होता है दोस्तों, ये जो होता है आपका ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर B हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्रुव पर इसका भार सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर जो भार होता है वो कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर C हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, मनुष्य की आँख में, यानी कि हमारी आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है? तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर बनता है ना, जो ब्लैक वाला जो आपके आँख में है उस पर बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों? तो वस्तु से छोटा बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेटिना पर बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर D हो जाएगा 78 का, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा सभी लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। अगला सवाल है आपका 79 नंबर। 79 प्रश्न कह रहा है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ। जी हाँ,
एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, इसमें क्या है तो पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसके ऊपर से क्या डाल दिया गया है, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया गया है। तो कह रहा है कि टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा। तो जब ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा दोस्तों तो ये पानी का स्तर उतना ही रहेगा, है ना, बढ़ेगा नहीं। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि वही रहेगा जल स्तर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जी हाँ, जो जल है, ठीक है, ये वाष्प में जो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं, भौतिक कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, या फिर जैविक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपको भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़ करके नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जैसे कि जल के वाष्प में बदलना, फिर वाष्प से जल बन जाता है ना। तो ये होता है आपका भौतिक रूप, आंसर हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। दूसरा है आपका 81 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है। बताइए कि जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पे पड़ेगा तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों। बैगनी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, या फिर सफ़ेद हो जाएगा। तो 81 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। बताइए सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है दोस्तों। तो सबसे मजबूत पदार्थ ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, पीतल है, स्टील है, या फिर ग्राफीन है। तो सबसे मजबूत होता है आपका ग्राफीन, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। जी हाँ, मोती जो होता है वो मुख्य रूप से किससे बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, या कैल्शियम ऑक्साइड से। 83 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कि आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। बताइए सागर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो सागर का पानी क्या होता है, खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है। तो उसमें क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड रहेगा, है कि नहीं, यानी कि नमक रहेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है। तो ये होगा आपका सबसे अधिक मात्रा में, आंसर हो जाएगा सिंपल नंबर बी नंबर आपका, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ना। वो कौन सी गैस है दोस्तों जो पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 85 का हो जाएगा, वो है आपका क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का प्रयोग जो है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में या विषंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह इसमें प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 86 नंबर, कह रहा है कि सिलेंडरों में भर कर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। तो सिलेंडरों में भर कर खाना पकाने वाली गैस की जो आपूर्ति होती है वो तरल रूप में होता है, या गैस होता है, या ठोस होता है, या फिर घोल होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये तरल अवस्था में होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें तरल अवस्था में होता है, ठीक है। कभी कभी गैस निकलता देखते हैं, पानी की तरह निकल जाता है। अगला सवाल है आपका 87 नंबर, का है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब अंगूर आप खाइएगा, उसमें क्या मिलता है, इमली में क्या मिलता है, ठीक है। तो ये अंगूर है, इमली है, केला में, ये सब जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो टार्टेरिक अम्ल रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा, टार्टेरिक अम्ल, यानी कि आंसर नंबर डी। इमली में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, कीट संवर्धन क्या होता है दोस्तों। बताइए तो कीट संवर्धन क्या होता है। 88 नंबर प्रश्न क्या होगा आपका।
देखिए कीट संवर्धन क्या होता है, तो इसका 88 का आंसर हो जाएगा आपका कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान से संबंधित है कीट संवर्धन, यानी कि आंसर नंबर ए आपका कन्फर्म है आपका। ठीक है, चलिए, यानी कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को ही कहते हैं कीट संवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं आता है। बताइए कौन सा एक जो जीव है वो अन्य 3 जीवों के अंतर्गत नहीं आता है। केकड़ा है, बरूथी है, बिच्छू है या मकड़ी है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसको आप कौन से वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें बरूथी जो होता है और मकड़ी होता है, बिच्छू होता है, ये तीनों जो है ना एक वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो केकड़ा है ये अलग वर्ग के अंतर्गत आता है। तो केकड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो मैले कोलेस्ट्रेका के अंतर्गत आता है आपका केकड़ा, और ये तीनों जो है आपका दूसरे के वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए, यहाँ पर डिफरेंस है, तो आंसर हो जाएगा आपका केकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपमार्जक, जी हाँ, डिटर्जेंट क्या होता है। देखिए अपमार्जक जो होता है ना, ये क्या होता है, साबुन है या औषधि है या उत्प्रेरक है या फिर शोधन अभिकर्ता है। डिटर्जेंट जो है ये क्या है, अपमार्जक क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ये साबुन से थोड़ा सा भिन्न सफाई करने वाला ये पदार्थ है ना। इसको भी आप साबुन भी कर सकते हैं, लेकिन साबुन से थोड़ा सा ये अलग चीज़ है, सफाई करने वाला पदार्थ है, और ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम में आता है। साबुन से आप नॉर्मल जल को से आप धो सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट से आपको शोधन अभिकर्ता इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर नंबर इसका डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। बताइए डीएनए में कौन सी शर्करा होती है ना, तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, डीऑक्सीराइबोस है या फिर राइबोस है। तो 91 का हो जाएगा आंसर नंबर, यानी कि जीव को शर्करा पूछ रहा है ना डीएनए में, तो इसमें जो शर्करा होता है दोस्तों वो होता है डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 नंबर, कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व। बताइए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, लोहा है या सोडियम है या आयोडीन है या फिर ऑक्सीजन है। तो 92 का काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो वो है आपको ऑक्सीजन है आपका। अगला है कि साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या आपको पता है कि 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी आपके दिमाग में जाएगा कि खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है मिर्च है, कुम्हड़े है, मटर है या फिर मूली है। तो देखिए कुम्हड़े में भी विटामिन सी है, मटर में भी सी है, मूली में भी सी है, मिर्च में भी सी है। ठीक है, सभी में सी पाया जाता है। सबसे अधिक जो तो आप खट्टे फलों में आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपका मिर्च में, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर 100 ग्राम आप मिर्च खाते हैं तो उसमें 143.7 मिलीग्राम आप विटामिन सी ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 95 नंबर, कह रहा है कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं या फिर जीवित जीव होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। 95 का हो जाएगा आपका ये कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, विटामिन्स जो है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है।
है ना। तो रुधिर स्कंदन में यानी कि आपका मान लीजिए कहीं पे कट लग गया है शरीर में, तो वहाँ से जो ब्लड निकलते रहता है लाल लाल, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये कौन सी विटामिन प्रभावी होता है जो ये बंद हो जाता है? तो विटामिन के, है ना। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड निकलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर नंबर विटामिन के, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए अब आ गया पॉलिटी का प्रश्न। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर तो आपको 1000 बार बताया गया है कि जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 97 का सिंपल आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 98 नंबर, कह रहा है कि कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में है ना। आपको पता है कि 3 सूची है हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है या रक्षा है? देखिए तो समवर्ती सूची में जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका शिक्षा। शिक्षा जो था ना ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में इसको डाला गया था शिक्षा को, आपका 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए अगर वर्तमान की बात किया जाए तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग अभी दोस्तों 475 अनुच्छेद है ना। 475, कभी कभी 77 आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो 475-77 अनुच्छेद है अभी, और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जो ऑप्शन में है 475 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप डी लेकर के चल सकते हैं, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर के 444 अनुच्छेद ही देखने को मिलता है, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ। लेकिन ऐसे ABCD कर करके आपको 475 तक पहुँच गया है आपका, ठीक है, 77 तक पहुँच गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका, ठीक है। चलिए और अगला सवाल है आपका, नहीं तो देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में, देखिए इसमें से थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर ई भी रहेगा और ऑप्शन नंबर ई में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक, तो वहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ई को टिक कर सकते हैं, क्योंकि 477 लगभग अनुच्छेद अभी वर्तमान में हो गया है और 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर टिक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इसके अनुसार हम चले तो डी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ई रहेगा तो आप ई मारिएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल आपको बताना है। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो ऐसे तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है, तो देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है ना इसको बढ़ाया जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन कितना बढ़ाया जा सकता है ये आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है कि एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जाता है, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। BC नंबर कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और डी है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए नहीं बढ़ता है, 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जाता है। तो आंसर जो राइट हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपातकाल के समय ये आपको घोषणा हो करके आपको इस 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? बताइए तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो मैंने कई बार आपको बताया था कि जो हमारा संविधान है इसका संरक्षक कौन है दोस्तों? तो 101 का हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक होता है, ठीक है। चलिए और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी किसके पास है? तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है। और आप हाई कोर्ट भी कमेंट करके बताइए कि हाई कोर्ट कितने में है और सुप्रीम कोर्ट कितने में है, ठीक है।
तो ये दोनों आप कमेंट करके बताइए कि हाई कोर्ट कितने में है और सुप्रीम कोर्ट कितने में है। ठीक है, चलिए दोनों कमेंट करके आप बताइए। संसद कितने में है दोस्तों, मैंने बता चुका हूँ कि 79 में संसद है आपका। राष्ट्रपति का पद कितने है, किसमें है, तो 52 में है। मंत्री परिषद किसमें है, तो 74 में है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको अनुच्छेद वाला लगभग 2-3 वीडियो हम करवाए थे, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा या फिर हमारे ग्रुप में जुड़िएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है। देखिए हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, तो इसका जो समय है, गाने का जो समय है दोस्तों वो 52 सेकेंड है। ये तो आपको पता ही है ना। आंसर हो जाएगा क्या, सिंपल सी नंबर। सबको पता है कि 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है। ठीक है, और इसको किसने लिखा था जो राष्ट्रगान है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले कब गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था राष्ट्रगान को हमारा। और राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो आप याद रखिएगा 65 सेकेंड लगता है, और राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों के बारे में कभी ना कभी आपको पूछा जाएगा। अगला सवाल है आपका 103 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो मैंने अनुच्छेद जब पढ़ाया था, आप पढ़ लीजिएगा अनुच्छेद को, कम से कम 2 से 3 4 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछ लिया जाता है। तो 5 नंबर आप मान लीजिए, अगर उसको आप 3 वीडियो देख लेते हैं तो फिक्स है कि 5 नंबर वहाँ से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत वाला भी मैंने आपको बता दिया था, जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है, तो नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक है। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। अनुच्छेद 32 में क्या था दोस्तों, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, हृदय एवं आत्मा कहा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 48 में क्या है और अनुच्छेद 51 में क्या है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप पढ़ करके हमको बताइएगा कि अनुच्छेद 48 में क्या है और अनुच्छेद 51 में क्या है, क्योंकि ये दोनों भी आपको पूछा जाता है, 48 और 51 भी। ठीक है, चलिए हम अगला चलते हैं। आपका 104 नंबर कह रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। जी हाँ, संघीय वित्त आयोग की बात कर रहा है, यहाँ पर राज्य की बात नहीं है ना। तो यहाँ पर केंद्र वित्त आयोग जो है ये क्या संबंध रखता है दोस्तों, राज्यों के बीच वित्त से संबंध रखता है, या राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से रखता है, या केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच रखता है, या फिर इनमें से कोई नहीं रखता है। तो 104 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि जो भारत में संघीय वित्त है वो राज्य और केंद्र के बीच वित्त से ये संबंध रखता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत में संघीय वित्त आयोग जो है वो राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है, और वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 105 नंबर। 105 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए पंचायती राज अभी आपको बताए कि ये अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया था। ठीक है, लेकिन पंचायती राज जो व्यवस्था भारत में है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपका, क्या नाम था उनका, सभी लोग इसका कमेंट करके बताइए। इसका जो नाम था दोस्तों वो था आपका जगजीवन राम। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, 1992 में इसका आपको संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज के बारे में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 106 नंबर। 106 कह रहा है कि पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो पंचायती राज को दोस्तों स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था, तो 106 का हो जाएगा आपका
अच्छा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ, 105 का देखिए मैंने यहाँ पर क्या बता दिया। 105 का देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट। हाँ, बलवंत राय मेहता न होगा आपका। देखिए पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के इसके अध्यक्ष थे ना, है ना। तो यहाँ पर मैंने जगजीवन, ये गलत है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष थे, बलवंत राय मेहता ही थे पंचायती राज व्यवस्था के अध्यक्ष। ठीक है, और तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको संगठित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है। तो 1992 में हुआ था और इसको 93 में लागू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय ही दिए थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका। नेक्स्ट है 106 का हो गया डी नंबर। 7 चलते हैं हम, 107 नंबर। हाँ, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। चलिए 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। चलिए अब हम लोग हिस्ट्री पे चलते हैं, पॉलिटी यहाँ पर हो गया लगभग। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ये कहाँ हराया था दोस्तों? हैदराबाद में, या फिर पोल्लीनूर में, या फिर श्रीरंगपट्टनम में, या फिर निजामाबाद में? तो 107 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि पोल्लीनूर में आपको हराया था। ठीक है, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीनूर नामक स्थान पर हराया था आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर। कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कई बार पूछा गया सवाल है। देखिए वो थे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय में, है ना, किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये भी याद रखिएगा, 1856 पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो नियम था वो नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था, और उस विवाह से अगर संतान पैदा होता है तो उसको भी वैध घोषित किया गया था आपका। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला है दोस्तों कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना जो खोला था वो कहाँ खोला था? तो खोला था सूरत में। 109 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 110 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से जो वकालत किया था वो कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, वो थे मदन मोहन मालवीय, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। और मदन मोहन मालवीय एक अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक थे और बाद में व्यवसाय से वकील वो रहे थे आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक पूछ रहा है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतीक कई बार आपको पूछा गया है कि 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसका प्रतीक क्या था दोस्तों? तो रोटी और कलम इसका प्रतीक था, है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो रोटी और कलम, इस कमल, कलम नहीं कमल, है ना, रोटी और कमल इसका प्रतीक था आपका। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जगदीशपुर की बात कर रहा है, यानी कि जगदीशपुर कहाँ? तो आरा की बात कर रहा है ना, आरा के पास है जगदीशपुर। और यहाँ जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वो आपका 112 का हो जाएगा अमर सिंह, है ना, 112 का हो जाएगा दोस्तों आपका अमर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था? कई वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेदों की ओर जो चलो का नारा जो दिया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वेदों की ओर चलो। चलिए अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर। और राजा राम मोहन राय जो किए थे वो ब्रह्म समाज की स्थापना, तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 114 नंबर। कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की
स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपको बताना है दोस्तों, 1906, 1909, 1905 या 1903। क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए 114 का हो जाएगा आपका 1906 ईस्वी, है ना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी आपका 1906 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है कि पटना के अंतिम मुख्य बहाली नेता कौन थे? बताइए दोस्तों, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो ये बहावी जो नेता थे पटना के, वो हो जाएंगे आपका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो अहमदुल्ला, है ना। 115 का आपका हो जाएगा अहमदुल्ला, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? बताइए, बिहार के हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? महेश नारायण, गुरु प्रसाद सेन, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर कृष्णा सहाय। 116 का हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन, यानी कि आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? जी हाँ, तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो घोषित किया गया है वो इंदौर को घोषित किया गया है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा 117 का। सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 9 बजे से लाइव क्लास होती है। इसका PDF लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। अब समय ज़्यादा नहीं है तो आप 15 दिन में PDF के माध्यम से भी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करके आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपको रिजल्ट लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 118 नंबर, कह रहा है कि भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन उद्घाटन किया गया है और जिसे नाम दिया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया? हॉस्पिटल ट्रेन है दोस्तों, बताइए। ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है और दुनिया का पहला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 118 का हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। जी हाँ, उसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, है ना। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है पणजी में, और पणजी है गोवा की राजधानी। जी हाँ, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा किस नदी के किनारे है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बताइए गोवा किस नदी के किनारे है? तो हो जाएगा आपका मांडवी नदी के किनारे है गोवा, ठीक है। गोवा में एक और नदी बहती है जिसका नाम है जुआरी नदी, तो मांडवी के किनारे है पणजी, है ना, और जुआरी यहाँ पर एक और नदी, छोटी सी नदी है जो बहती है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 120 नंबर, कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? बताइए किस देश ने दोस्तों पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, क्या होगा? 120 को हो जाएगा आपका रूस का ये कारनामा है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए, पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट दोस्तों माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो 121 का हो जाएगा आपका बेंगलुरु में ये बनाया जा रहा है, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 122 नंबर, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, यानी कि जो क्षमता है वो 4750 मेगावाट है, और ये कहाँ बन रहा है? सोलर पार्क है, यानी कि इतना बिजली यहाँ से तैयार होगा, और ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है, और ये जो बन रहा है वो गुजरात में बन रहा है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत बताना है। काफ़ी अच्छा सवाल है, पहला है, और परमाणु मिसाइल और हथियारों को क्या करेगा? तो ट्रैक करेगा, और ये पोत कौन सा है? तो ये पोत का नाम है आपका INS ध्रुव। जी हाँ, INS ध्रुव आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका।
अगला है आपका 124 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? बताइए, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, चमोली, रानीखेत या फिर लेह? तो 124 का हो जाएगा, चमोली में है दोस्तों, यानी कि ये उत्तराखंड में है हर्बल पार्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर, चमोली उत्तराखंड में है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क है। अगला है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? बताइए, भारत का पहला है वन चिकित्सा केंद्र है ना, और ये किस राज्य में खोला गया है? तो 125 का क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको उत्तराखंड में ही ये भी आपको खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022। यहाँ पर करेंट अफेयर भी हम लोग देख रहे हैं ना, सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बताइए, तो 126 का हो जाएगा आपका, भारत में होगा, है ना। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 इसका आयोजन होगा आपका 126 का बी हो जाएगा, यानी कि भारत में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये तो आपका हो गया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन होगा आपको भारत में, है ना, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022। अगला है आपका 127 नंबर, कह रहा है कि दुनिया के पहले, है ना, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? जी हाँ, है ना, म्यूजियम ऑन व्हील्स, यानी कि पहिया पर संग्रहालय बनाया गया है दोस्तों, और इसका उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो 127 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर कोलकाता में, है ना। कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है, 127 का हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है आपका देश का पहला, है ना, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? बताइए, बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है, और ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो आपका क्या होगा? 128 का आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में बनाया गया है बुद्धिस्ट थीम पार्क। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग कुछ मैथ का यहाँ पर सवाल सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैथ यहाँ पर बना लेते हैं। 129 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और इसको आप बनाइए और हमारे साथ साथ आप भी बनाते हुए चलिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर 5 मैथ देखेंगे और 5 हम लोग रीजनिंग का प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न भी लास्ट में देखेंगे। तो 129 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि लागत मूल्य से, है ना, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। कह रहा है कि वहाँ पर अमरनाथ ने एक थैले का कीमत 840 रुपये चुकाई, तो उस थैले का लागत मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर लागत मूल्य हम मान लेते हैं, माना कि लागत मूल्य कितना है, तो आप मान लीजिए कि लागत मूल्य कितना है, तो मान लीजिए आप x है। लागत मूल्य कितना मान लिए? x मान लिए। अब हम इसको प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों? ठीक है, लागत मूल्य हम कितना मान लिए? 100 मान लिए। अब कह रहा है कि 50% अधिक इस पे अंकित किया गया। अब लागत मूल्य से 50% अधिक, यानी कि अब इस पे अंकित कितना हो गया? 150 हो गया। हम माने थे लागत मूल्य को 1 से नहीं 100 मान लेते हैं दोस्तों, है ना, इसको 100 मान लेते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको 100 मान के बनाते हैं हम, लागत मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ तो जल्दी बन जाएगा, है ना। एक प्रोसेस से भी बन जाएगा, इसका 2 तरीका है बनाने का। ठीक है, तो पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसको हम लागत मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, लागत मूल्य को आप 100 रुपया मान लीजिए। ठीक है, तो इस पे अंकित कितना होगा? तो अंकित तो 150 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 50% अधिक इस पे अंकित चढ़ा दिया गया है, तो 150 हो जाएगा। अब अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है? 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 150 पर 20% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 80%, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? 15 8 20 से, यानी कि 120 हो जाएगा आपका, यानी कि 120 हो जाएगा। और जो अमरनाथ है, अमरनाथ ने क्या किया कि वो थैला कितना में ख़रीदा? तो 840 रुपया में ख़रीदा, यानी कि 120% बराबर कितना है?
840 रुपया ये दाम दिया आपका। अब यही ना हमको पूछ रहा था कि उस थैले का लागत कितना होगा, तो लागत कितना माने थे, तो 100% बराबर कितना, तो 840 बटा 120 गुने 100। और यहाँ से आप निकाल लीजिए काट कूट के, है ना। बरसत्ते कितना होता है, 84, यानी कि 70, 7, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 700 रुपया, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो ट्रिक से इसको बनाइए, काफ़ी आसान तरीके से आपको तुरंत बन जाएगा आपका। ठीक है, लागत मूल्य को हम कितना मान लिए, 100 मान लिए, और यहाँ पर 50% अधिक अंकित था, तो फिर यहाँ पर 20% का छूट भी दिया गया था ना, यानी कि 150 का 80%, है ना, 20% हम यहाँ पे घटा दिए। ठीक है, तो कितना आ गया 120, यानी कि 120% बराबर कितना दाम ये चुकाए थे, तो 840 रुपया। तो 100% हमसे पूछ रहा था, 100% हम निकाल दिए, कितना आ गया आपका 700 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 130 नंबर। प्रश्न है कि एक किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाया। डी हाँ, ठीक है, किसी आदमी ने 100 अंगूर कितना दिन में खाया, तो 5 दिन में खा रहा है। कह रहा है कि उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, है ना। मान लिया जाए कि आज ए खाया, तो अगले दिन कितना खाएगा, ए प्लस 6 खाएगा। उसके अगले दिन कितना खाएगा, तो ए प्लस 12 खाएगा। ठीक है, उसके अगले दिन कितना खाएगा, तो ए प्लस कितना खाएगा, ए प्लस 18 खाएगा। ठीक है, उसके अगला दिन कितना खाएगा, तो ए प्लस 24 खाएगा, यानी कि 6 6 6 6 यहाँ पर बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम अंगूर को मान लिए यहाँ पर कितना, तो पहला दिन मान लिए कि ए अंगूर ये खाता है। ठीक है, पहला दिन कितना खाता है, तो पहला दिन ये, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, पहला दिन कितना खाता है, तो मान लेते हैं ए अंगूर खाता है। ठीक है, तो ए हो गया, ए प्लस 6 हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ए प्लस 18 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस आपका 24 हो जाएगा। और इतना बराबर कितना है, तो टोटल 100 अंगूर है, इतना बराबर है 100 अंगूर है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि 5a प्लस 60, 5a प्लस 60 बराबर कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर 5a बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर 5a बराबर आ जाएगा आपका 40, यानी कि ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यानी कि 5a बराबर कितना है, 1 मिनट, 5a बराबर कितना लाया आपका 40, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 25 8 40। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, निकल गया, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन समझे कि नहीं। कह रहा है कि एक आदमी ने 100 अंगूर टोटल खाया, 5 दिन में टोटल 100 अंगूर खा लिया। प्रत्येक, कह रहा है कि उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाया। मान लीजिए आप अंगूर खा रहे हैं, आज 6 खाए, तो कल कितना खाइएगा 12 खाए, फिर 18 खाए, फिर 24 खाए, ऐसे खा रहा है ना, 6 अंगूर उसमें जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल गया, यानी कि पहला दिन वो कितना खाया था, 8 अंगूर खाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 131 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो स्थिर जल में, है ना, पानी क्या है, शांत है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। ठीक है, कह रहा है कि तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ना, धारा की गति कितना दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और शांत में कितना चलेगा, तो शांत में 3 किलोमीटर चलेगा। कह रहा है कि उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको दे चुका है, यहाँ पर देखिए दूरी भी दे चुका है ना, दूरी कितना दे दिया है, तो दूरी आपको 10 किलोमीटर दे दिया है ना, कितना दूर जाना है 10 किलोमीटर जाना है, और फिर 10 किलोमीटर वापस आना है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, है ना, धारा वाला भी आपको एक जरूर पूछेगा टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यक्ति जो जल में चाल इसका कितना है व्यक्ति का, है ना, तो व्यक्ति का जल में चाल यहाँ पर दिया हुआ था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितना हो जाएगा, है ना, धारा की दिशा में निकाल दीजिए, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर तो इसका चाल है शांत जल में, और 2 किलोमीटर धारा का जाल है, तो धारवा ढकेल देगा ना उसको, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा आपका। धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत कितना निकल जाएगा, धारा के दिशा में तो आ गया 5, तो धारा के विपरीत कितना आ जाएगा 3 - 1 कर देंगे, तो विपरीत यहाँ पर लिख दीजिए, है ना, विपरीत कितना निकल जाएगा, तो विपरीत हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। दूरी आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया और समय आपको निकालना है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी कितना है 10 और चाल कितना है, तो एक गया एक आया है ना, एक आया तो एक हो जाएगा और एक गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा चाल। तो एक 10/5 एक 10/1, ये दोनों को आप निकाल दीजिए, जोड़ घटाव करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एलसीएम कह लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 12 घंटे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 12 घंटा। ठीक है, सिंपल आपका निकल जाएगा। धारा की दिशा में निकल गया 5 किलोमीटर और विपरीत है आपका 1 किलोमीटर। तो ये व्यक्ति जो है धारा के दिशा में भी आपको निकालना है, धारा के विरुद्ध तैरने और धारा के वापस आने में। ठीक है, तो विरुद्ध तैरेगा तो माइनस वाला लिखाएगा और वापस आएगा तो यहाँ पर प्लस वाला लिखा जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर से आप भागा दे देंगे और एक बार 1 किलोमीटर से भागा दे देंगे, तो निकल के आ जाएगा आपका टोटल जो टाइम लगेगा इसको 12 घंटा लगेगा जाने में और आने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 132 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो गया, छोड़िए इसको। कह रहा है कि 50 कहानी की पुस्तकें खरीदा। ठीक है, एक लाइब्रेरियन जो है उन्होंने पुस्तकालय के लिए कितना खरीदा, तो 50 कहानी का किताब खरीदा। ठीक है, कह रहा है कि किंतु उसने देखा कि 76 और खर्च करने से 14 पुस्तकें और मिल सकती है। ये जो मतलब जो किताब खरीद रहा है, आप किताब खरीदने गए, आप देखिए कि 76 रुपया हमको और खर्च करना है और हमको 14 किताब ज़्यादा मिल जाएगा। 50 किताब हम खरीद चुके हैं, 14 किताब ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि 64 किताब हमारे पास हो जाएगा। तो सोचा चलो भाई ले ही लेते हैं। कह रहा है कि प्रति पुस्तक औसत कीमत 1 रुपया कम भी हो जाएगा। बताइए, यहाँ पर जो कीमत है वो भी कम जाएगा और पुस्तक भी ज़्यादा मिल जाएगा 76 रुपया खर्चा करने पर, है ना। तो कह रहा है कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम औसत कीमत मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, औसत कीमत को हम मान लेते हैं यहाँ पर x रुपया। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, जो जो प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो 50 किताब सबसे पहले खरीदा था ये। ठीक है, तो 50 का औसत हो जाएगा 50x, फिर इसमें कितना खर्च किया, ये 76 रुपया खर्च किया। 1 मिनट मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। एक्स मान लिए थे इसका दोस्तों, आपका औसत था ना, स्टार्टिंग में एक्स मान लिए थे। अब हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, चलिए बड़ा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, मैं नीचे इसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ठीक है, एक्स मान लिए थे आपको औसत स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यह 50 टोटल किताब खरीदा था, 50 गुने एक्स हम कर देते हैं, यानी कि टोटल इसका औसत निकल जाएगा। कह रहा है कि इसमें 76 रुपया और ये खर्च कर देता है, तो 76 में से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या क्या और मिलेगा, तो 50 किताब तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा 14 किताब इसको और मिल जाएगा। और क्या इसमें होगा, तो जो इसका औसत था यानी कि एक्स औसत है, इसमें 1 की कमी भी आ जाएगी। अब देखिए ये और ये आपका बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर हुआ कि नहीं, यानी कि स्टार्टिंग में इसको 50x औसत निकलता, इसमें 76 रुपया और खर्च कर दिए, तो क्या क्या इसको मिल गया, 50 किताब भी मिल गया, 14 किताब और मिल गया और इसका औसत में भी कमी आ गया। तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल दीजिए, निकल के आ जाएगा खट से। यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम 50x करेंगे, 50x + 76 बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम 64 इंटू x - 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं और आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिएगा आप क्या करेंगे। अब करेंगे इसको 50x, ठीक है, 50x प्लस क्या होगी आपका 76 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 64x - 64 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए क्या करेंगे, x और x वाले को एक तरफ कर देंगे, यानी कि 64x - 50x बराबर आप 76 इधर लेते चल जाएंगे, है ना, 76 प्लस हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो यहाँ पर 14x बराबर निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो 14 इसमें इसको घटाइएगा तो 14x बराबर हो जाएगा आपका 140, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 10, यानी कि औसत कितना निकल गया, तो 10 निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक है, यानी कि पुस्तक की औसत कीमत जो थी प्रत्येक पुस्तक की वो कितना था आपका 10 रुपया निकल करके आ गया आपका।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। बस यहाँ पर समीकरण को बैठाना है, उसके बाद x का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, चलिए एक मैथ को हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है कि एक घन के आयतन का उसके अंतः गोले के आयतन के अनुपात निकाला। एक घन है, घन जानते हैं ना, घन ऐसे वो रहता है, इसी प्रकार से ना घन होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका घन। ठीक है, तो घन के अंदर क्या है दोस्तों, एक गोला है। घन के अंदर क्या है, तो घन के अंदर एक गोला डाल दिया है। घन के अंदर क्या डाल दिया गया है, एक गोला डाल दिया गया है। और घन का आयतन और गोले का आयतन का यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है आपको, तो कैसे निकालेंगे। देखिए घन का आयतन क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो घन है ना, मान लीजिए ये जो घन है इसका भुजा कितना मान लिए, तो भुजा मान लिए हम a। ठीक है, भुजा मान लिए a मान लिए, और इसका आयतन क्या निकल जाएगा, तब वो भुजा q होता है। याद रखिएगा घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा q, यानी कि a/q निकल गया आपका इसका आयतन। ठीक है, अब क्या कह रहा था, अब हम निकालना है किसका, तो अंतः गोले का आयतन निकालेंगे, यानी कि गोला का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर हमको आर निकालना पड़ेगा तब ना इसका निकलेगा आपको, तो आर कैसे निकलेगा। अब देखिए इसके अंदर जो गोलवा डाला गया था, ये गोला जो है इसका व्यास हो जाएगा, है ना, जो इसका जो आपका घन है, घन का जो भुजा है वो गोला का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो गोला का व्यास हो जाएगा, इसको अगर हम आधा कर देते हैं तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना निकल जाएगा, a/2 नहीं हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा आपका। तो यही आर का वैल्यू यहाँ पर a/2 का होल क्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा पाई a/q। ठीक है, इसको आप यहाँ पर सोल्व कर देते हैं हम थोड़ा सा फिर से, है ना, 4/3 पाई a/2 का होल क्यू। ठीक है, आर का वैल्यू a/2 आ गया आपका। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो a/6 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या पूछ रहा था, तो घन का आयतन और गोले का आयतन। तो घन का आयतन हम क्या निकाले थे, a/q निकाले थे, और गोला का आयतन हमारा क्या आ गया, तो पाई a/6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अनुपात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 6a/q अनुपात पाई a/q। तो a/q से a/q खत्म, यानी कि 6 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई। तो 6 अनुपात पाई आपका आंसर आ गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 अनुपात पाई, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, घन का आयतन निकाल देना है, गोला का आयतन निकाल देना है और आयतन निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोनों का अनुपात कर देना है आपको। तो घन का आयतन, गोला का आयतन तो सिंपल हो गया आपको भुजा क्यू, लेकिन गोला का आयतन निकालने के लिए आपको आर निकालना पड़ेगा। और आर कैसे निकालेंगे, तो ये जो घन है, ये जो भुजा दिया हुआ है इसी के अंदर ना गोलवा है, तो गोला का जो त्रिज्या होगा क्या होगा, इसका आधा होगा, यानी कि ये ए है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा आपका, है कि नहीं, तो बस निकल जाएगा आपका। चलिए अब कुछ रीजनिंग का सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए एक पुस्तक पढ़ता है। जी हाँ, ए एक व्यक्ति है, एक पुस्तक पढ़ता है और वो जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से क्या है, वो परिचित है। जी हाँ, ये एक आदमी है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, मानते हैं ये आपका ये है। ठीक है, और आगे कह रहा था कि सी का चाचा बी लेखक है। जी हाँ, सी का जो चाचा है, मानते हैं सी यहाँ पर है, सी का जो चाचा है ना, यहाँ पर बी दे देते हैं, और ये क्या है, बी क्या है, ये लेखक है। बी कौन है, तो ये लेखक है आपका, सी का चाचा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था कि ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री है सी। दोस्तों ए की जो सी है ना, ये कौन है, तो ये पुत्री है। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि किस प्रकार ए और बी संबंधित होंगे, यानी कि ए और बी कौन संबंधित होगा। मान लीजिए ए आप हैं, ठीक है, आपकी पुत्री और आपकी पुत्री के जो चचा होंगे तो वो आपके ए और बी के क्या लगेंगे, भाई है ना लगेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, तो भाई होंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड, हाँ यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि नो मोर फूड को क्या लिखा गया दोस्तों, टा का डा,
और मोर देन दैट को लिखा गया सा पा का, तो दैट का कोड क्या होगा बताइए। देखिए इसको करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको बस लिख देना है, सामने सामने लिखिएगा आपको, नो मोर फूड। ठीक है, तो इसको क्या लिखा गया है, टा का डा। अब नो यहाँ पर मोर, यहाँ पर भी देखिए मोर है ना, और यहाँ पर भी आपका मोर है। और देखिए यहाँ पर है टा का डा, यहाँ पर है सा पा का, यानी कि का और का यहाँ पर भी कॉमन है, यानी कि मोर को क्या लिखा गया है, मोर को लिखा गया है के ए का। ठीक है, एक चीज़ आपका निकल गया। तो पूछ रहा है दैट को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर है दैट, इसमें तो दैट नहीं था, तो दैट का मतलब लिख सकते हैं हम सा पा भी लिख सकते हैं, तो दैट का मतलब सा और पा भी लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सा भी लिख सकते हैं दैट को और पा भी लिख सकते हैं दैट को। एक सांकेतिक भाषा है, इस प्रकार से रीजनिंग पूछा जाता है एग्जाम में आपको। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल हम देखते हैं आपका 36 नंबर। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी खास कोड में ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसको लिखा गया इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में इतना को कैसे लिखा जाएगा बताइए दोस्तों, कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है SHOULDER, ठीक है, शोल्डर है, और इसको लिखा गया है VPITQDCK। तो यहाँ पर देखिए एस को क्या लिखा गया है, एस देखिए भैया यहाँ पर, एक मिनट, एस को लिखा गया है टी, यानी कि एक जुड़ गया है, +1 हुआ। फिर एच को क्या लिखा गया है, एच को लिखा गया है आई, यहाँ पर भी +1 हुआ। ओ को क्या लिखा गया है, मैंने OP, यहाँ पर भी आपको +1 हुआ। यू को क्या लिखा गया है, भी, यहाँ पर भी +1 हुआ। वही नियम लगाना है आपको नीचे वाला में। वही नियम किस में लगाएंगे, जो नियम आप इसमें लगा रहे हैं वही नियम आपको इसमें लगाना है। यानी कि यहाँ पर देखिए एस को क्या लिखाया था, टी लिखाया था, तो एम में हम एक जोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया, यहाँ पर एन है ही नहीं। ठीक है, अब 4 करके ले चलिएगा आपका, है ना, इसको भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर भी देखिए आपको 8 वर्ड मिलेगा। तो 4 में अलग अलग यहाँ पर बांट दिया गया है। तो एम को क्या लिखा गया है, यहाँ पर एन लिखाएगा, तो एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, और एन यहाँ भी है। ठीक है, अब ओ को क्या लिखिएगा, ओ को लिखिएगा आप पी, तो पी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, आर को क्या लिखिएगा, आर के बाद होता है एस, तो एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। अब ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ले लुटा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 4 तो आपका मिल गया, है ना, 4 मिल गया। अब देखिए ये चारों को हम मिलाएंगे, और ये चारों को आप मिला करके देखना है। ठीक है, ये चारों को आप फिर से देखिए। एल को क्या लिखा गया है, एल को देखिए यहाँ पर के लिखा है ना, सॉरी, के बाद क्या होता है, एल होता है। अब उल्टा चलना है एक बार, अब एक बार क्या चलना है, उल्टा चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर एस को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए के को क्या लिखा है, एल लिखा है, फिर सी को क्या लिखा है, डी, एक एक जोड़ते गया है आपका, और डी के बाद ई, और क्यू के बाद आर। उसी प्रकार से एस के बाद हम क्या चलेंगे, तो एस के बाद टी, 1 मिनट, हाँ ठीक तो है। तो यानी कि यहाँ पर आप एक एक माइनस कर सकते हैं। आपको आर को क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया, यानी एक एक माइनस हो जाएगा। तो एस में अगर एक आप यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, एस में अगर एक आप माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, है ना। तो आर देखिए यहाँ पर आपको आ गया। अब आर देखिए किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ किया नहीं है, 4 में इसको 2 में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 4 इसको अलग और 4 इसको अलग। शुरू में क्या किया, प्लस कर दिया 1, और बाद में ये चारों में क्या कर दिया, ये चारों में क्या कर दिया, माइनस कर दिया 1। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जो नीचे वर्ड जो दिया गया है इसी में आपको निभाना है। यानी कि ये जो 4 वर्ड है इसमें आप +1 करके जोड़ते जाइएगा, और जो लास्ट में 4 है इसमें -1 करके जोड़ते जाइएगा, घटाते जाइएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा दे दिया है, तो पेचीदा देगा आपको, है ना, एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से ये सजाया गया है। ठीक है, कभी कभी सिंपल दे देता है, सिंपल ही दे देगा आपको, एक एक जोड़ जोड़ के दे देगा आपका, है ना, एक एक वर्ड बढ़ते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 वर्ड में बांट करके जोड़ घटा, पहले जोड़ा फिर घटाया, फिर जोड़ा फिर घटाया। ठीक है, चलिए
तो अब चलते हैं हम अगला सवाल आपका 137 नंबर। प्रश्न है कि कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है 764 को लिखा गया है 674, 853 को लिखा है 583, तो 912 को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये तो गलत होगा ही नहीं कभी। देखिए क्या किया भैया, तो 7 को ले आया बीच में, 6 को लाया यहाँ पर ही और 4 को ले आया यहाँ पर ही। तो हम 9 को ले आएंगे कहाँ पर ही, बीच में, है ना। 9 को कहाँ लाएंगे, बीच में। अब देखिए बीच में ये खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, बचा हमारे ए और बी ऑप्शन। अब 6 को कहाँ आया था, ई पटी आया है, तो 1 को कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। 192 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो 137 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसी वैसी आपको यहाँ पर सिंपली बैठा देना है और कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 138 नंबर। देखिए 138 क्या कह रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रेणु से आयु में सीता बड़ी है। जी हाँ, रेणु से कौन बड़ा है, रेणु से आयु में सीता बड़ी है, तो सीता जो बड़ी रहेगी उसको हम ऊपर लिखिएगा, है ना। इसको आप बार बार ऐसे ही बनाइएगा, जो भी बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा, तो सीता बड़ी है। फिर कह रहा है कि रेणु से आयु में गीता छोटी है। रेणु से आयु में गीता क्या है, तो छोटी है, तो जो छोटा रहेगा उसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सीता से आयु में प्रिया बड़ी है। सीता से आयु में कौन है, तो प्रिया बड़ी है, सीता से भी बड़ी है प्रिया, है ना। तो अगर कह रहा है कि इन सभी में आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है, तो प्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे ऊपर बड़ा वाला था, तो प्रिया सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए तो 5 रीजनिंग भी यहाँ पर हम लोग देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। बहुत मेहनत लगता है आप सभी के डेली रेगुलरी क्लास लेने में, है ना। और बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं क्लास नागा करता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम होता है तभी इधर उधर मैं जाता हूँ कभी। ठीक है, नहीं तो आपका क्लास किसी न किसी रूप में आपको ले ही लेते हैं, ताकि आपकी क्लास निरंतर चलती रहे, आपकी तैयारी चलते रहे, आपका रिवीजन होते रहे, आपका पढ़ाई होते रहे। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है तो आप PDF लेकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। 7857824310। ठीक है, 77857। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे PDF ले लीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ी मिट्टी। जी हाँ, भारत में जो सबसे बड़ी मिट्टी है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी को ही आपको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और ये पूरे देश के मिट्टी के 40% भाग पर ये फैला हुआ है दोस्तों। और ये पंजाब से लेकर के असम तक पूरा मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ साथ जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो घाटियाँ हैं वहाँ पर भी आपको कछारी मिट्टी देखने को मिलता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 140 नंबर का है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में बारिश होती है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, है ना, कि ठंडे के दिनों में वर्षा कहाँ होती है, बताइए, है ना। इसी को क्वेश्चन देखिए घुमा करके पूछेगा कि लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा कहाँ होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, यानी कि लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका 140 का आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और देखिए ये आपका ये वाला है ना। मैं कई बार आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दिया हूँ इसके बारे में। ये है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जो तट है इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। याद रखिएगा, कई बार आपको पूछा गया है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। बताइए, कई बार आपको बताया गया है पोंग बांध के बारे में। जी हाँ, तो पोंग बांध जो बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है आपको किस नदी पर, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि फसलों के आधार पर बेमेल यहाँ पर बताना है। धान है, ज्वार है, मक्का है, गेहूँ है। तो बताइए, देखिए धान, ज्वार, मक्का, ये तीनों जो है ना, धान, ज्वार, मक्का, ये आपको खरीफ फसल है आपका, लेकिन जबकि गेहूं जो है ये आपका रबी फसल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंतर छांटना था ये चारों में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गेहूं ये रबी फसल है, बाकी ज्वार है, धान है, मक्का है, सब आपका खरीफ का फसल है। ठीक है, यानी कि बरसात के महीने का है। नेक्स्ट है कि हरियाली एक नई योजना है। बताइए, कुछ यहाँ पर हरियाली एक नई योजना है और ये किसके लिए है, कुछ करेंट अफेयर भी है आपका। तो 143 का हो जाएगा आपका बंजर भूमि के विकास के लिए। ठीक है, हरियाली योजना जो था ये बंजर भूमि के विकास के लिए ही इसको लाया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 144 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। बताइए, वो कौन सी फसल है जिसकी रोपाई की जाती है। सरसों, धान, गेहूँ, मक्का,
है ना। सरसों आप रोपते हैं? नहीं। गेहूँ रोपते हैं जी? नहीं रोपते हैं। मक्का रोपते हैं? नहीं रोपते हैं। धान को ना रोपते हैं जी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी न हो जाएगा। तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ये रोपने वाला फसल है आपका। नेक्स्ट है आपका, है ना, पहले मोरी बुनाता है, फिर मोरी को काट करके बड़ा बड़ा जब हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर उसको रोपाई होता है। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है दोस्तों, बताइए। है ना, जो बिहार है ना, बिहार है मतलब कि गंगा के उत्तरी मैदान, गंगा के दक्षिणी मैदान, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार तो दोनों रूप में बटा हुआ है ना, है ना। बिहार जो है ना, सॉरी, गंगा आपका जो बिहार आपका जो ये मानते हैं, एक मिनट, ये बिहार इसी प्रकार से है आपका, चरखूट है आपका, है ना। ये आयताकार रूप में बिहार की आकृति है। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी। इसको उत्तर और दक्षिण में बांटा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 145 का, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विस्तृत है दोस्तों। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में? दक्षिण तो गलत है ना, कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में, है ना। चलिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको बिहार कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये है आपका भारत का मानचित्र। और यहाँ पर अपना बिहार है, अपना प्यारा बिहार, ये रहा अपना बिहार। ठीक है, और कर्क रेखा आपका ये गुजरी। ठीक है, कर्क रेखा आपका ये गुजरी। ठीक है, कर्क रेखा का मान कितना होता है? तो 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है कर्क रेखा का मान। और कर्क रेखा के उत्तर में है आपका दोस्तों बिहार, है ना। लेकिन जो झारखंड है ना, ये झारखंड आपको कर्क रेखा पर ही है। झारखंड के बीचों बीच से आपको बीचों बीच नहीं कर सकते हैं, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ से होकर के गुजरती है आपको कर्क रेखा। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। कभी आप रांची जाइएगा तो वहाँ पर आप लिखा रहेगा कि आप कर्क रेखा पर खड़े हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आप खड़े हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरी है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरी है। ये 8 राज्य आप याद रखिएगा दोस्तों। ये 8 राज्य कौन कौन हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, ये 8 राज्य आप याद रखिएगा, कर्क रेखा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, बताइए। बिहार, देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी किसको कहेंगे? जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता हो। ठीक है, तो बाढ़ के पानी में बहुत सारे तत्व घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो वहाँ उसको कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी, वो काफ़ी उपजाऊ होता है। एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वहाँ पर कभी कभी पहुँच पाता है ना, 2-4 साल के अंतर पर वहाँ पर कभी कभी बाढ़ ज़्यादा आया तो वहाँ पर भी पहुँच गया, तो उसको कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, या फिर उसी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो 147 का हो जाएगा दोस्तों। रोहतास है, गया है, मुंगेर है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर, ये सब जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपका। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर। कह रहा है कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? जी हाँ, जो गंगा जो है, इसके मैदानी भाग की जो मिट्टी है दोस्तों, वो किस प्रकार की मिट्टी है ना। अपशिष्ट मिट्टी है, या फिर अपोढ़ मिट्टी है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 148 का क्या हो जाएगा आपका? 148 का हो जाएगा अपोढ़ मिट्टी है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बताइए। बिहार में जो शीतकालीन वर्षा, देखिए शीतकालीन वर्षा, चलिए, ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया शीतकालीन वाला। मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो शीतकालीन वाला जो बात है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रहा आपका बिहार नहीं, भारत का मानचित्र दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका छोटा सा भारत का मानचित्र हमारा। और कह रहा है कि जो शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन का मतलब क्या हुआ? ठंडे के दिनों में, है ना। ठंडा के दिन में देखते हैं ना, कभी कभी वर्षा हो जाता है, कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो होता है ना, ये आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इसका अंश बिहार में भी आ जाता है। ठीक है, बिहार तक भी इसका अंश पहुंच जाता है। तो ये जो कारण पूछ रहा है, ये कारण जो होता है दोस्तों, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ पर ही है? ये मान लेते हैं भारत यहाँ पर है, तो भूमध्य सागर यहाँ पर ही है ना। भूमध्य सागर जो है ना, ये 3 महादेशों से घिरा हुआ क्षेत्र है भूमध्य सागर। ऊपर में है यूरोप, इधर है एशिया, नीचे है आपको अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ भूमध्य सागर से ही ठंडे के दिनों में एक चक्रवात उठती है, ठीक है, तो यहाँ से जो चक्रवात उठती है वो
किधर की ओर बहती है, तो पूर्व की ओर चलती है, पूर्व की ओर चलती है। ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, सबको क्रॉस करते हुए ये टकराती है यहाँ पर आकर के हिमालय से। ठीक है, ये हिमालय से आकर के ये चक्रवात टकराती है दोस्तों, और ये दो भाग में बट जाती है। एक ऊपर चली जाती है चीन, एक भारत में आ जाता है आपको। ठीक है, तो भारत में जो आता है इसी से जो ठंडे के दिनों में वर्षा होती है, ओलावृष्टि भी होता है ना। और इस समय उत्तराखंड जगह में पूरा बर्फबारी होता है ना। बिहार में भी आपको इसका अंश आ जाता है थोड़ा बहुत का, है ना। बिहार में भी ठंडा के दिन में बारिश होता है। तो ये जो मुख्य रूप से है वो भूमध्य सागर से उठता है आपका। ठीक है, तो 149 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। और ये कभी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था आपका, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल से बता दिए। ठंडे के दिनों में इंडिया में एक जगह और वर्षा होता है, ये तो हो गया आपका पश्चिमी विक्षोभ। इसको देखिए एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसी को आप ऑप्शन में दे सकता है आपको, पश्चिमी विक्षोभ भी आपको लिख सकता है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर लिखा हुआ था, आप यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भी ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी से ही ये आपका ये चक्रवात उठता है और इसके कारण ये वर्षा होता है आपका। ठीक है, देखिए ठंडे के दिनों में ना एक जगह वर्षा और होता है, और वो कौन सा जगह है अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, वो जगह है आपका तमिलनाडु, है ना। वो जगह कौन सा है, तो ये तमिलनाडु का जो तट है, कोरोमंडल तट, इसी पर होता है ठंडे के दिनों में वर्षा होता है। ठीक है, लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा होता है। अब है आज का लास्ट प्रश्न, कह रहा है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल बताना है दोस्तों। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका धान भी है, गेहूं भी है, ईख है, चना है, अरहर है, बाजरा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी की फसल। ठीक है, इसका आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और आप सभी के लिए क्लास रेगुलर लेता रहूं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपकी तैयारी चलते रहे। और आप हमारा PDF के माध्यम से भी, अब समय नहीं है तो कम समय में आप अधिक तैयारी कर सकते हैं, और 100% गारंटी है कि आपकी रिजल्ट कंफर्म हो जाएगी जितना मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो अभी तक 78 टेस्ट हो गया है दोस्तों, सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारा इस नंबर पे। आप 351 का इसमें चार्ज है, मात्र 351 का आप पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी नंबर पर पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। डेली लाइव क्लास भी मिलेगी, वहाँ पर आपको पीछे वाला PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। और हमारा ये कैरियर परिवार चैनल है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक है, सीटेट की भी देखिए आपको दिया गया है कि सीटेट का भी तैयारी हो रहा है, सीटेट की वैकेंसी आने वाली है और आ ही गई है, कुछ दिन के बाद सीटेट का भी फॉर्म अप्लाई होगा। तो सीटेट का भी हमारे के यहाँ तैयारी चल रहा है। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत का क्लास अभी चल रहा है, तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हो गया 78 नंबर टेस्ट। यहाँ पर सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ, करेंट अफेयर, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए, बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए। काफ़ी अच्छा लगा आप लोग को, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन कभी कभी डालते रहता हूँ, जहाँ से आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।